मुल्क नहीं है, ये मजाक लगता है। हंसी तो आती है लेकिन फिक्र भी होती है, क्योंकि बंदर के हाथ में उस तरह खतरनाक लगता है। मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबरें देखिए। अड़ी में स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। मुनीर की सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना के टैंक पर टीटीपी का अटैक। फ्लैश कीजिए, सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला बोला गया। ये देखिए जरा उस अटैक की तस्वीरें, साथ में देखिए ये टेक्स्ट ब्रेकिंग का। सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का गुरिल्ला हमला। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। हसीम मुनीर ने सीडीएफ के तौर पर कुर्सी संभालने के बाद कहा था कि अफगानिस्तान को टीटीपी या पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा, और उसके बाद उनको यह लगा था कि टीटीपी इससे सहम कर अपने हमले कम कर देगा। लेकिन इधर देखिए हो उल्टा रहा है। क्या हुआ है तस्वीरें आपके सामने, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पाकिस्तानी पोस्ट पर धमाका किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पोस्ट पर धमाका हुआ। बोलान इलाके में चेक पोस्ट पर अटैक हुआ। अज्ञात हमलावरों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए। खैबर पख्तूनख्वा, दक्षिण वजीरिस्तान और बलूचिस्तान, हालात क्या हैं आपके सामने, यहां बहुत स्पष्ट हो रहे हैं इन तस्वीरों से। राजदूत रहे हैं भारत के कई देशों में। जहांगीर कलहोरो मेरे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान से, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान पीएमएलएन के नेता पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में। आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन जरा देखिए, भारत के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के साथ नए ब्लॉक के लिए बांग्लादेश तैयार है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के सलाहकार का बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ब्लॉक मंजूर है। जिस पाकिस्तान की पकड़ से छूटने के लिए एक समय कसमसाया, अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, आज फिर से उसी के चंगुल में जाने के लिए बेताब है। कहते हैं कि कुछ दिनों में आपकी जो स्मृतियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं। आपके साथ क्या क्या जुल्म हुए ये शायद आप भूलने लगते हैं, और इसी वजह से एक बार फिर वो तार जोड़े जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में ऐसे स्पार्क होंगे कि उसके झटके बांग्लादेश को लगेंगे। लेकिन तब तक अभी देर है। ब्लॉक बनाने के बारे में कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ हम किसी भी ब्लॉक के लिए, ये उनकी तरक्की के रास्ते ब्लॉक कर देने वाला ब्लॉक होगा, ये शायद उनको समझ में अभी नहीं आ रहा है। जरा देखिए भारत के खिलाफ साजिश कैसे रचने की कोशिश हो रही है। ये जरा एक बार पर्सपेक्टिव आपको दे दूं, फिर आगे और तफसील से जानेंगे ये मुल्क नहीं, क्यों ये एक मजाक है। वहां के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब जरा देखिए यहां पर ये जो आपको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों की कुर्बत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इतनी कुर्बत कई बार संभाले नहीं संभलती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। यहां पर भारत के खिलाफ साजिश, सार्क के खिलाफ पाकिस्तानी प्लान में शामिल हुआ बांग्लादेश। सार्क आप जानते हैं दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन, महत्वपूर्ण संगठन। तरक्की के लिए एक दूसरे के जो साझा विरासत है उसको और साझा सोच उसको साथ में लेकर आया जाए और इंसानियत की तरक्की के लिए काम किया जाए, सार्क के सोच के साथ बना था। लेकिन अब यहां क्या किया जा रहा है, बांग्लादेश ने नए ब्लॉक में शामिल होने की बात स्वीकार की। एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें भारत को अलग रखा जाएगा, भारत उसका हिस्सा नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान उस ब्लॉक में साथ में आएंगे, चाइना को उसमें लूप इन किया जाएगा। यह बात कही जा रही है। बांग्लादेश ने कहा पाकिस्तान के साथ हर ब्लॉक में शामिल होने के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ हर ब्लॉक में शामिल होने के लिए तैयार। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने नए ब्लॉक का यह प्रपोजल रखा था सामने, और उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि हां, इस तरह के ब्लॉक में हम शामिल होने के लिए एकदम तैयार हैं, जिसमें भारत हिस्सा नहीं होना चाहिए। दक्षिण एशिया में भारत की आवाज को नजरअंदाज करके एक ब्लॉक बनाया जाना, जिसका हिस्सा इतनी कमाल की साख रखने वाले पूरे दुनिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसका हिस्सा हो। एक तो ये ब्लॉक वजूद में आएगा क्या, और अगर आएगा तो इसका रेलेवेंस क्या होगा। अशोक सज्जनहार सर, आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट, वो होगा बांग्लादेश के लिए। क्योंकि बांग्लादेश को ये समझना चाहिए जो तीन तरफ से 4400 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी जो सरहद है वो भारत से मिली है, वो हिंदुस्तान से मिली है, और दूसरी तरफ एक वो है कोस्ट लाइन है, सी शोर है, उसमें भी उसको बिल्कुल एकदम वहाँ पर दबा हुआ है। तो भारत की तरफ से हमने पिछले कुछ सालों में
करीब $10 बिलियन का उसको सहायता दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, लोन दिया है, ग्रांट दिया है। भारत अगर उधर से निकल जाता है उसके लिए बहुत मुश्किल सहनी पड़ेगी। अभी तो वो इलेक्टेड नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट, तो इसीलिए वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। परंतु देखिए, दूसरी बात है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश मिल जाए, वो पाकिस्तान तो बहुत समय से चाहता है जो चीन को सार्क में इंक्लूड किया जाए, परंतु जो और देश हैं, चाहे भूटान है, चाहे नेपाल है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, मालदीव्स है, कोई देश राजी नहीं होगा भारत के बिना किसी ऐसे गुट में आने का। तो ये एक नॉन स्टार्टर। तो ये ज्यादा लग रहा है कि ये असल में एक शिगुफा है, और ये शिगुफा इसलिए छोड़ा गया है ताकि छेड़ा जा सके। अब अगर ऐसा है तो जरा देखिए, भारत पर असर भी, उसकी भी चर्चा हो रही है कि अगर ऐसा कोई ब्लॉक बनाया जाता है तो उसका भारत पर क्या असर हो सकता है, भारत पर क्या इससे रणनीतिक दबाव बढ़ेगा, भारत के पड़ोस में चीन का असर क्या इससे और ज्यादा मजबूत होगा, क्या यह एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर होगा, सार्क कमजोर होगा क्या इससे, भारत का क्षेत्रीय नेतृत्व चुनौती में पड़ सकता है क्या इससे, क्या सार्क वाकई कमजोर होगा, क्या ऐसा पहले तो वजूद में आ जाए, और अगर होगा तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे। भारत की सुरक्षा और कूटनीति के लिए चिंता, क्या बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होना, क्या ये भारत के लिए निश्चित रूप से होगा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि 9 मन तेल की बात तो पहले हो जाए फिर आगे की बात होगी। अब जरा देखिए, इंडो पैसिफिक रणनीति को झटका, भारत अमेरिका साझेदारी का संतुलन, चीन की चाल, यह भी कि चीन तीन तरफा से असल में दबाव, तीन तरफा दबाव डालने की कोशिश होगी। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भारत के लिए तीन तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश होगी, इसलिए इस ब्लॉक की बात की जा रही है। चीन का दक्षिण एशिया में आर्थिक दखल और बढ़े, यह कैरेट लटकाया जाएगा चाइना के सामने कि नहीं नहीं साहब, आपकी सदारत में हम ये बनाएंगे और चिंता मत कीजिए, ये तो हम आपके लिए असल में जमीन तैयार कर रहे हैं। उपाय क्या हो सकता है, भारत को नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव में प्रभाव और मजबूत करना होगा, क्या ये इसके उपाय के तौर पर देखा जा सकता है। कूटनीतिक मसला है क्या, एक बार फिर से एक क्विक कमेंट अशोक सज्जनहार सर आपसे ले लूं, क्या हमको यहां तक पहुंचना चाहिए, ये बहुत दूर की बात है? ये बहुत दूर की बात है मेरे विचार से, ऐसी कोई नहीं होने वाला है वहां पर, ठीक है, जो किस भी किस्म से इस भारत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं सर, तो अगर ये एकदम ही ऐसा है जिसको असल में प्रपोज करना भी मूर्खतापूर्ण हो सकता है, तो कर्नल तेज टिक्कू इस तरह का कोई प्रपोजल सोचा क्यों जा रहा है, क्या दुनिया में और अपनी खिल्ली उड़वाने के लिए? नहीं, पाकिस्तान देखिए जिस दौर से गुजर रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पर करना है। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, साउथ एशिया के अंदर कोई भी ब्लॉक बनता है, वो इकोनॉमिक ब्लॉक हो, मिलिट्री ब्लॉक हो या कोई कॉन्स्पायरेटरल ब्लॉक हो, भारत के उसमें शामिल होने के बगैर उसका कोई महत्व ही नहीं है। भारत सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकॉनमी है, इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश आपस में इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो इकट्ठा होकर भारत की मुखालफत करे, लेकिन उसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल करेगा। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन अपने जो हमारे साथ उसके बॉर्डर के इश्यूज है पहले वही सॉर्ट आउट करे, वो तो अभी तक पिछले 75 साल से सॉर्ट आउट नहीं हुए, तो वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है डेड इकोनॉमी के साथ। बांग्लादेश में रखता कितनी है, गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान आप अभी दिखा रहे थे कि हर तरफ से घेरा, नॉर्थ वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक पूरा बॉर्डर उनका जल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी प्रकार का थ्रेट है, ये अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान। अपना रेलेवेंस बनाए रखने की कोशिश है क्या ये इरशाद साहब, रेलेवेंस बनाए रखने की कोशिश जो कि असल में लूज होता जा रहा है वर्ल्ड ओवर? बहुत शुक्रिया, मैं ये अर्ज करूंगा, देखिए अरे शगुफा है बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का मिलना सार्क। दूसरी तरफ आप चाइना की मिन्नतें करते थे 2 माह पहले, 3 माह पहले, कि आपका चाइना दोस्त है, आपका अमेरिका दोस्त है। आपकी मुझे समझ नहीं आती है, आप कहां खड़े हैं? देखिए इस वक्त सिर्फ चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है। वल्ला देखिएगा आप ऐसा ऐसा जो कुछ आपके हालात हैं, जो कुछ आपकी हुकूमत कर रही है, जो कुछ आप दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए जिसको कहते हैं दहशतगर्दी, आप तना रह चुके हैं, तना रह जाएंगे। अभी भी ठीक कर लीजिए अपने हालात को, अभी भी समझा लीजिए अपनी हुकूमत। अच्छा ठीक है इरशाद साहब, समझा लीजिए अपने। अरे सुनिए तो इरशाद साहब, चलिए ये तो आपने लतीफा सुना दिया, अब जरा सीरियस नोट पर बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। इरशाद करता हूं, अब सीरियस बातें कीजिए, तो लतीफा बहुत हो गया, मजाक आपने कर लिया, अब आगे सीरियस बातें बताइए। ये इस तरह की कोशिशें आप करते, देखिए हमारे, आप कह रहे हैं हम कहां खड़े हुए हैं, हम जहां भी खड़े हुए हैं हमारे हाथ में कटोरा नहीं है, ये आप भी जानते हैं,
और आपको IMF अगर कर्ज ना दे तो देश का चलना मुश्किल हो जाएगा, आप जानते हैं ये बात। FATF अगर वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दे आपकी हरकतों में, जो आप जाने वाले हैं आज नहीं तो कल, तो आपके हाल क्या होंगे आपको ये भी मालूम है। तो सर ये जो हम तन्हा हो गए ना सर, हम तन्हा भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप इतने सारे लोगों के साथ घिरे होने के बावजूद कितने कमजोर हैं, मेरी बताने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये ब्लॉक बनाना आप नहीं, ये बताइए, अमेरिका अभी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, अगर वो ना चाहता तो आपको ये रिलीज भी ना होते पैसे। आप चाइना करके अमेरिका को और ज्यादा नाराज कर देंगे। मैं आपको बताऊं कि आप कह रहे हैं कि मैंने शगुफा सुनाया, मैंने शगुफा नहीं सुनाया। लतीफा सर, लतीफा आपने की कि ये शगुफा है। लतीफा पाकिस्तान का मिलना और बांग्लादेश ने असल में आजादी अब हासिल की हिंदुस्तान से, हसीना शेख से, जो के बैठी है गोद में मोदी जी की। आप लोगों के नीचे वो दबे हुए थे बेचारे। आज बंगाल एक तो पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ये गोद वोद पे मैं आ जाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है गोद वोद वाली बात करने के। थोड़ा उस लैंग्वेज में बात कीजिए। आप अभी भारत हिंदुस्तानियों से बात कर रहे हैं। मुनीर ने कैसे शिकंजा कसा है ये खबर देखिए जरा। पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा दे दी गई। सैन्य अदालत ने सभी आरोप साबित किए। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। कोर्ट मार्शल प्रक्रिया 15 महीने तक चली। कोर्ट मार्शल के बाद अब देखिए ISI के चीफ के साथ, मतलब वहां जो आज तख्त पर बैठे हुए हैं, और ये आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा हुआ है कि तख्त पर वहां बैठा हुआ आदमी कब तख्ते पर फांसी के पहुंच जाएगा कोई नहीं जानता। अब इन्हीं साहब को पता नहीं होगा, ये ISI के चीफ रहे और इनके साथ आज ये हाल होने वाला है मालूम नहीं, इनको नहीं रहा होगा। इमरान खान से कुर्बत का खमियाजा एक्चुअली ये भुगत रहे हैं, लेकिन इनके साथ तो आज जिनकी कुर्बत है एक दूसरे के साथ, उनका हश्र क्या होगा वो भी समझने वाली बात है। पाकिस्तान में मुनीर की तानाशाही कैसे, आप ये देखिए, ये 2 दिसंबर को ऐलान होता है, उसी के कुछ दिनों बाद वो अपना पदभार संभालते हैं CDF के तौर पर पाकिस्तान में, और कैसे अब उनके पास अंधी ताकत आ चुकी है और वो क्या क्या कर रहे हैं वो आपके सामने रखता हूं। फैज हमीद इमरान के खास माने जाते हैं, तो इमरान के खास होना क्या गुनाह है? वो वहां की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के आप जानते हैं और कितने पॉपुलर हैं इमरान। अगर उनका कोई कुर्बत, अगर उनकी किसी के साथ प्रॉक्सिमिटी रही है तो क्या आज उसको जेल भेज दिया जाएगा? राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना, ये आरोप उन पर लगाया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन किया है उन्होंने, जो खुफिया राज हैं वो उन्होंने उसको डाइवर्ज किया है, अधिकारों और सरकारी संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। लोगों को गलत नुकसान पहुंचाया उन्होंने, गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया, राजनीतिक स्थिरता के फैलाने के लिए भी उन्होंने काम किया और इसकी भी जांच जारी है। कुल मिलाकर तमाम आरोप, आप जानते हैं तोशा खाना जैसे तमाम आरोप लगाकर इमरान को जेल में रखकर कैसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अब उनके साथियों पर आने वाले दिनों में अगर इमरान बाहर आ जाए, अगर जीवित रह गए, बाहर आ गए, तो उनके आसपास कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनकी ताकत, उनकी मजबूती बन सके। ये इंश्योर करना मुनीर ने शुरू कर दिया है। 15 महीने चली कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया, दिखाने के लिए तो ये सब करना पड़ेगा कि देखिए एक प्रोसेस के तहत ये हुआ है। असल में ये प्रक्रिया, ये नेम से एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया गया है। होना यही था जो हो गया, लेकिन ये क्यों किया गया है और इसके रिपरकशंस क्या हैं? अशोक सज्जनहार सर, क्या यही चीजें, ये जो आज होता हुआ देख रहा हूं मैं, ये असल में एक फुल सर्कल वाला मामला आता है वहां पाकिस्तान में, और यही हम रिवर्ट होते हुए देखेंगे कुछ दिनों बाद। और मुनीर को जब वहां जनता ने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश। देखिए वहाँ पर जो आसिम मुनीर है वो समझते हैं जो इमरान से ही उनको खतरा है। इमरान इतने पॉपुलर हैं और इनके विरुद्ध तो इतना ज़्यादा वहाँ की जनता में आक्रोश हो रहा है क्योंकि सारा इन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली है। अब कुछ भी ना हो वहाँ पर, डेमोक्रेसी ना हो, कुछ भी ना हो, परंतु फिर भी वहाँ की जनता ये नहीं चाहती है जो सारी पावर, न्यूक्लियर पावर आपके पास है, आर्मी के जो है उसके ऊपर, कोर्ट्स आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सभी जो पावर है सभी वो सब आसिम मुनीर के हाथ में आ गई है। लेकिन न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया होगी। जी, रिएक्शंस होने शुरू हो गए हैं। कर्नल साहब आपके पास आने वाला हूं, ये रिएक्शंस बता दूं किस तरीके से सामने आ रहे हैं। फैज की सजा के बाद पाकिस्तानी फौज में दरार की बात हो रही है। फैज को सजा सेना के असंतुष्ट अधिकारियों को एक संदेश है कि अगर तुम माई वे नहीं चलोगे तो हाईवे पहुंचा दिए जाओगे, ये बताने की कोशिश है। मुनीर की जी हुजूरी होगी तो ही टिक पाओगे, ये संदेश है। इस फैसले से सेना के कुछ लोग बहुत नाराज हैं, अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये विद्रोह का सबब भी हो सकता है। इरशाद साहब, कम से कम ये समझिए
इरशाद साहब कहते हैं डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये जानबूझ के डिस्कनेक्शन है या टेक्निकल डिस्कनेक्शन है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कर्नल तेज टिक्कू ये मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या बाकी वहां पर सो कॉल्ड जो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये होता हुआ देखना, अगर वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो कल बारी उनकी है? देखिए, मैं एक चीज़ पाकिस्तान के बारे में दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान आर्मी 2 या 3 जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ है पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर हैं 1 या 2 पार्टी, उनमें से एक पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल जाती है और उसी में से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। आपने देखा होगा जब इमरान खान बने थे प्रधानमंत्री तो तब उसको बोला जाता था सिलेक्टेड प्रधानमंत्री। जब शहबाज शरीफ बने थे अपने टाइम में, जियाउल हक के टाइम, तो ऐसा चलता है वहाँ पर। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि फैज़ हमीद को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए सज़ा दी जा रही है। एक चार्ज वो भी है। आईएसआई तो पहले दिन से ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है। पहले दिन से उनका एक डिपार्टमेंट है जो इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और हमेशा ऐसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसके पास ताकत आती है और वो है आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब इस बार तो उन्होंने एयरफोर्स, ही इज नॉट ओनली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, मतलब नेवी भी उनके अंडर है, एयरफोर्स भी उनके अंडर है, और पूरा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सब कुछ उनके अंडर आ गया कंप्लीट। और वहां पर राइवलरी नहीं होती, वहां एनिमिटी होती है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो मुनीर जेल में होगा। दोनों बाहर इकट्ठा नहीं रह सकते, दोनों में से एक को मार दिया जाएगा। फैज़ हमीद तो सबको मालूम है इमरान खान उसको चीफ बनाना चाहता था, लेकिन वो क्योंकि उनका समर्थक था, अब उसको कोर्ट मार्शल। ये आप जुड़ गए हैं सर हमारे साथ इरशाद साहब, मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आज किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग, और जमहूरियत को क्यों कमजोर होने दे रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, ना पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, ना मेरी जमहूरियत कमजोर हो रही है। कमजोर हमारे दुश्मन हो रहे हैं, मजबूत हो रहा है पाकिस्तान। देखिए, ये जो फैज हमीद को सजा दी गई है, ये सबूत है उसका कि मेरे मुल्क में अदालतें भी आजाद हैं, तमाम लोग आजाद हैं। अगर कोई साबिका चीफ था तो उसने अगर गलती इरशाद साहब, के इदारों को जिस अदालत के बार बार कहने के बावजूद इमरान के परिवार वालों को इमरान से नहीं मिलने दिया जाता, एडवोकेट्स को, डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जाता, आप बता रहे हैं वहां अदालतें आजाद हैं। मैं फिर कहूंगा लतीफे मत सुनाइए, सीरियस बातें कीजिए प्लीज। मैं आपसे सीरियस बातें कर रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जब से आप बोलते मैं तो, अरे सर ये नहीं, खामोशी से मैं तो सिर्फ इतना एडजॉइंडर दे रहा था सर, आप प्लीज बोलें। लेकिन दो चीजें सर, एक तो कायदे की बात बोलें, और दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं वहां इदारे आजाद हैं, इदारे आजाद हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए इदारे आजाद हैं। अगर थोड़ा जमीर मानते हैं आप, अंदर ईश्वर होता है। ये मेरा दिल पे आजाद, एक उल्टी तरफ रख दिया था आपने अभी उल्टी तरफ रख दिया। ये दिल पे रखा है हाथ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इदारे भी आजाद हैं, हम भी आजाद हैं, अवाम भी आजाद है। क्या बात, पूरी दुनिया में मकबूल तरीन है पाकिस्तान, बहुत मकबूल तरीन है पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि आपने मुझसे सवाल किया था, देखिए मुझे बोलने नहीं दिया आपने, मुझसे सवाल किया था। आप ही बोलते जा रहे हैं और नहीं बोलने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। फैज हमीद अभी बल्कि जहांगीर साहब को यह शिकायत होना चाहिए। जहांगीर साहब हमारे साथ पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं, आपने बोला है, जरा उनका ओपिनियन भी ले लूं। जहांगीर साहब, ये जो फैज, ये तो हद ही हो गई। आईएसआई का अधिकारी इंटरवीन कर रहा था पॉलिटिकल स्फीयर में, ये अभी बात कही गई तो बनी आईएसआई इसलिए आपके यहाँ की पॉलिटिकल स्फीयर में इंटरफेरेंस हो? ऐसा नहीं है। अरे आपसे नहीं है, जहांगीर साहब से है सर, आ रहा हूं आपके पास। सर धन्यवाद, और देखने वाले सारे टीवी9 भारतवर्ष के जो है ना चैनल के सारे दोस्तों को जो है शुक्रिया के, और शुक्रिया सर। आपके तवज्जुह से ये बता दूं, देखें जहां जहां पे जो भी अपनी जुरिडिक्शन से हद से उल्लंघन करता है तो वहां पे इदारों को जो है एक मजबूत होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर हो, जो भी अफराद हो, क्योंकि कभी भी इदारे से बड़ा कोई नहीं होता। वजीर आजम मुल्क से बड़ा नहीं होता, अहम नहीं होता, उसका सम्मान होता है, उसकी एक अपनी मर्यादा होती है, लेकिन उससे ज्यादा। सर एक बात बताइएगा, एक बात सर, आपने 100% की बात कही है सर। एक बात मैं जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में मुनीर से ऊपर कोई है? क्या मुनीर के किए हुए गलत पर कोई कह सकता है कि तुमने गलत किया और उसको कटघरे में खड़ा कर सकता है? बताइए आप ये बात।
सर देखें, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी चीजें उसकी गलत थे। अगर गलत होंगी तो एज पर लॉ, एज पर डिसीजन, जैसे आज जो है जनरल फैज अपने इख्तियारात से उल्लंघन किया था, अपनी हद से बाहर निकले थे, तो वो भी आप उसका भी डिस्कस कर रहे हैं। और वो लोग जो सर आज फैज बाहर निकल गए, बैठे हुए वो जुल्फिकार अली भुट्टो किसी समय बाहर निकल गए थे, किसी समय बेनजीर भुट्टो बाहर निकल गई। ये तो पर्सपेक्टिव है ना सर, कौन बाहर निकल जाएगा? आपके यहाँ तो जो हीरो होता है उसको ही ज्यादा खतरा हो जाता है। आपके यहाँ कौम का कौन जो हीरो, आपने देखा होगा ये पैटर्न रहा है आपके यहाँ। तो ये असल में ऐसा नहीं होता, सूटेबिलिटी का मामला होता है। और आज फैज जो है वो सूटेबल नहीं है मौजूदा डिस्पेंसेशन के लिए, इसलिए उनमें खोट दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देखिए खबर देखिए, पाकिस्तानी सेना में बगावत के हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को नहीं मिल रही है सैलरी। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी की गोलियां खाने के लिए भेजा जा रहा है और रिक्रूट किनको किया गया है? वहां के ही लोगों को, पश्तूनों पठानों को ही रिक्रूट करके कहा गया है जाओ उनके खिलाफ लड़ो तुम, टीटीपी के खिलाफ, और ऊपर से सैलरी नहीं दे रहे हैं। गुनाह बेलज्जत कहते हैं इसको। यह किया जा रहा है वहां। 6 महीने से सैनिकों की सैलरी रुकी हुई है, रिपोर्ट बता रही है। पाकिस्तानी सैनिक ने वीडियो जारी करके गंभीर आरोप लगाया। हम नहीं कह रहे हैं इरशाद साहब, सुन लीजिए जरा, कान खुले रखिएगा। खैबर पख्तूनवा में तैनात पाकिस्तानी सैनिक ने गुहार लगाई है, सुनिए। इरशाद साहब, आप लोगों के लिए ये वर्दी पहन के लड़ते हैं, इनको सैलरियां तो दिलवाया करिए बड़ी बड़ी बातें करने से पहले। बड़ा मकबूल है पाकिस्तान। मैं ही कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा तो फिर हम देखेंगे। ये तो हिंदुस्तान कह रहा है, ये हिंदुस्तान कह रहा है। अरे आप, अरे हद हो गई। अरे दोबारा चलाओ। अरे आंखों का ऑपरेशन कराइए, कान में तेल डालिए, दोबारा सुनिए और देखिए। एक सेकंड, दोबारा चलाओ इसको। ना हमारी तनख्वाह की फिक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फिक्र नोटिफिकेशन हुई है, ना दफ्तर की तरफ से कोई हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का काम ये हो रहा है, ये प्रोसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बीओडी मीटिंग कब होगा? ये बीओडी मीटिंग काफी अरसा हो गया। इरशाद साहब, अगर मैं कह दूं कि आपने नीली टाई नहीं पहनी है तो क्या आप मानेंगे ये बात? ऐसे झूठ मत बोला करिए जो सामने दिखाई दे जाएंगे झूठे। जवाब लीजिए ना, मुझे बोलने पूरा देते नहीं है आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी सिपाही का ऐसी शिकायत है तो कोई मसला नहीं है। इसने ये तो नहीं कहा कि पूरी आर्मी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं अच्छा पूरी आर्मी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पूरी अच्छा, तो आप लोग नाम लिख के आप फौज के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं, आप फौज के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं कि इस हवलदार को, इस सिपाही को नहीं देना, इस वाले को देना, इस वाले को नहीं देना। अरे क्या बात कर, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लतीफा मत सुनाया करिए। अरे यार, फिर वही बात, कर्नल तेज टिक्कू। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक की तनख्वाह नहीं आई हो, बाकी की आ रही हो? कर्नल तेज टिक्कू, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मैं बिल्कुल इस बात से हैरान हूं क्योंकि एक नेपोलियन की पुरानी एक कहावत है, आर्मी मार्च ऑन इट्स बेली। मतलब जब आप फौज को तनख्वाह देंगे, उनको खाना देंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बहुत खतरनाक हालात है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, फौज इतनी दलेर है, कह रहे हैं कि वो बगैर तनख्वाह के लड़ लेती है, यही कहेंगे, बगैर बंदूक के लड़ लेती है। अरे ऐसी फिर वही बात। फिर अब जरा ये देखिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके लिए खबर अच्छी है, जरा देख लीजिए। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा अमेरिका। पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का पैकेज तैयार किया गया। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सीनेट कमेटी को भेजा नोटिफिकेशन। अमेरिकी पैकेज में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट शामिल है। अब जरा ये सोचिए कि अगर उनके F-16 को अपग्रेड कर रहा है अमेरिका और ये $686 मिलियन इसमें खर्च आने वाला है, तो अशोक सज्जनहार साहब, ये पैसे अमेरिका को मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये तो देखिए, पहले भी जो उन्होंने दिया है अपग्रेड के लिए, कुछ $300 मिलियन पहले दिया था, वो तो उन्होंने कहा हमने इसको मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, वो ये समझ रहे हैं जो इनको पैसा मिलेगा क्रिप्टो करेंसी से, जो उन्होंने वो डील साइन की है। सर मैं क्या आपकी बात को, क्रिटिकल मिनरल से वो जो उन्होंने डील साइन किया, वो उनके सभी परिवार वालों ने की है। तो जैसे होता है ना कि अगर आप किसी से लोन लेने देना पाए तो आपके घर का वो टीवी, फ्रिज उठा के ले जाता है, सोफा उठा के ले जाता है, वो वाला हाल होने वाला है। अब जरा देखिए यहां पर, ये मुनीर से दोस्ती तो जरूर निभा रहे हैं ट्रंप, लेकिन इसका होगा क्या जरा देखिए। मुनीर से दोस्ती निभा रहे हैं ट्रंप, ये दोस्ती किस किस्म की है? और ये दोस्ती है या असल में तिजारत है, ये भी आप सोचिएगा। पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड किया जा रहा है, इससे स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ने वाला है निश्चित रूप से। जब यहां पर यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पर जो असल में न्यूसेंस वैल्यू के लिए जाना जाता है, उसकी ताकत बढ़ रही है, तो बाकी आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ेगा।
यहां पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने से इसका जो असर होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है। अफगानिस्तान मामलों में प्रभाव बढ़ाने के लिए, अफगानिस्तान के मामले में अपना दखल बगराम मांगा जा रहा था ना, अफगानिस्तान ने मना कर दिया, और यहां पर अफगानिस्तान मामलों में भी इससे प्रभाव बढ़ाने की कोशिश, चीन के पाले में पाकिस्तान कहीं ना चला जाए। पाकिस्तान तो यही करता ना, देखो अगर तुमने मुझे उधार नहीं दिया तो मैं अमुक के साथ चला जाऊंगा, फलाने के साथ चला जाऊंगा। ये इसलिए किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान में संतुलन बनाने की नीति के तहत ये जो पॉइंट है ये भी बड़ा अहम है। ये लग रहा है अमेरिका को कि अगर भारत की तरक्की को उसमें स्पीड ब्रेकर्स कहीं डाले जा सकते हैं तो पाकिस्तान के जरिए डाले जा सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं। क्या ये ऐसा ही होगा तेज टिक्कू साहब? ये देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट बनाने का जो जब से पाकिस्तान बना है तब से ही ये पाकिस्तान क्लाइंट स्टेट रहा है वेस्टर्न फोर्सेस का। बीच में चाइना आ गया क्योंकि कुछ पॉलिसीज बदल गई, लेकिन दोबारा से जब से इन्होंने ये क्रिटिकल मिनरल्स का वगैरह आपस में इनकी ट्रम्प की फैमिली के साथ इनके समझौते हो गए, और आज के ही अखबार में लिखा 1.7 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है अमेरिकन एक कंपनी के साथ। तो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से जिंदा रखना है, पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ऐसे उलझा के रखना है ताकि वो क्लाइंट स्टेट हमेशा बना रहे, एक क्लाइंट स्टेट बनाए रखने के लिए। इसीलिए इमरान खान को भी हटाया गया और फौजी को लाया गया कि वो बात उनकी मानते हैं, इसलिए रखा गया है। कठपुतली की तरह चलाया जाएगा और बाकी के मुल्क को कठपुतली की तरह चलाएंगे मुनीर। लेकिन यहां पर देखिए, ये पाकिस्तान है, किसी का लेके दिया नहीं, अमेरिका का लेके भाग जाएगा क्या? अब आगे खबर देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को भारत की खरी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की निंदा की, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की निंदा। पाकिस्तान ने महिलाओं बच्चों को मारा, भारत ने कहा पाकिस्तान की हरकत एक्ट ऑफ वॉर है। क्रिकेट खिलाड़ी तक इसमें हलाक हुए, उनकी क्या गलती थी? महिलाओं बच्चों की क्या गलती थी? इरशाद साहब, और फिर आप कहते हैं कि वो कलमा पढ़ने वाले और उसी दीन को मानने वाले लोग हैं। ये है हकीकत आपकी? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहले मैंने शुरू में कहा कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी, आप नहीं माने। आपने मुझे कहा मैं लतीफा सुना रहा हूं। दूसरी बात, अगर हमने मारा है, हमने दहशतगर्दों को मारा है, हमने दहशतगर्द महिलाएं बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी, ये दहशतगर्द है। कहां से दहशतगर्द हो गए? दहशतगर्द तो आप पालते हैं अपने पास। आप अभी मुझे करने तो दीजिए बात, अब सब बोलने लगते हैं। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमने बिल्कुल टारगेट करके मारा है दहशतगर्दों को, और मारते रहेंगे जब तक सफाया नहीं होगा दहशतगर्दों का। हम आपको भी मुसलसल दावत दे रहे हैं कि दहशतगर्दी से बाज आ जाइए, मिलकर दहशतगर्दों को। सुना है आपने पुतिन ने क्या कहा है? लेकिन आप चूंकि पुतिन ने जो कहा है वो सुना होगा ना, आपने कान में गया होगा आपके, कि अफगानिस्तान आतंकवादियों से लड़ रहा है, तालिबान आतंकवादियों से लड़ रहा है। ये बात सुनी है ना आपने? क्योंकि आपका एक एजेंडा है, एजेंडा। पुतिन भारत का कोई एजेंडा है और पुतिन उस पर बयान दे देंगे। अरे साहब, उसको मुसलसल फायदा। चलिए जहांगीर साहब के पास जाता हूं एक खबर बताने के बाद। पाकिस्तान पर बड़ा आर्थिक अलर्ट जारी। अब देखिए, जो उधार दे रहे हैं, अमेरिका के प्रेशर में उधार तो दे देते हैं, अब अमेरिका कहेगा तो सुनना पड़ेगा, लेकिन जो उधार दे रहे हैं वही कह रहे हैं भैया ये तो डूब जाएगा, बट्टे खाते में डाल दो, ये आने वाला नहीं है। पाकिस्तान पर बड़ा आर्थिक अलर्ट जारी। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों कह रहे हैं पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बड़ी खतरनाक है, इसको लेकर सावधान हो जाओ। पाकिस्तान भारी कर्ज में दबा हुआ है और यहां जो पैसा दिया जा रहा है वो निवेश में कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं जा रहा है, तो ये पैसा पैसे को पैदा करेगा नहीं, और जब पैदा नहीं करेगा तो कर्ज कहां से आएगा वापस? IMF की पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर के लोन को देने के बाद ये सावधानी, मतलब आप समझ लीजिए कि जो लोन दे रहा है वही कह रहा है कि ये डूब जाएगा डूब जाएगा डूब जाएगा, गलत जगह दे रहे हैं, तो समझ लीजिए वो कितने प्रेशर में दे रहा है। पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत सुस्त है, IMF कह रहा है। ADB ने कहा देश को कुप्रबंधन में, हमने देखा है ये पूरा देश कुप्रबंधन में फंसा हुआ है, ये पैसा लौटेगा नहीं। ये कितनी बड़ी बात है अशोक सज्जनहार साहब? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, 20 से ज्यादा बारी पाकिस्तान IMF जा चुका है, अभी तक उसने कोई पैसा नहीं लौटाया है। हमेशा यही वो अपना कटोरा लेकर चला जाता है दैट वी आर टू बिग टू फेल। अगर हमारे 240 मिलियन लोग यहाँ के अगर ये हो गए, इनको आपने पैसा नहीं दिया, हम सब कुछ एकदम चरमरा गए, सब कुछ एकदम खत्म हो गया, तो ये पूरे दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। यही कहकर पैसा वो ले लेते हैं। भिखारी,
हमको भिखारी, हम नहीं चाहते हमारे पड़ोस में भिखारी बसें कि हमारा जीना मुश्किल कर दें कटोरा 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 करके। अरे कुछ तो कीजिए अपने हालात सुधारने के लिए। IMF, अब जरा मैं सेन वॉइस, थोड़ा सा सेनिटी की तरफ जाता हूं। जहांगीर साहब आपके पास आ रहा हूं थोड़ी देर के लिए। इरशाद साहब को सर धन्यवाद। हाँ, मैं जहांगीर साहब ये समझना चाह रहा हूं, ये मुल्क जो है कब तक उधार में, लोन में जीता जाएगा? अब देखिए जो लोन दे रहे हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, IMF कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि हम जहां पर ये पैसा दे रहे हैं ये तो डूब जाएगा, ये पैसा वापस नहीं आएगा। देखिए सर, इसमें दो पॉइंट हैं कि क्योंकि हमारे पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान में आप भी जानते हैं, इस पर वर्ल्ड भी जानती है कि मोर देन 40 ईयर्स वॉर के चले, और वहां पे वॉर लॉर्ड्स भी थे जिन्हें अगर थोड़ा सा बैग चले जाए तो कर्नल साहब मुझे बड़ा इंडोर्स करेंगे, जिसमें जो है इंडिया का था, नॉर्दर्न अलाइज जो थे उनको सपोर्ट करती थी, और पूरी दुनिया जो है, इवन पाकिस्तान के भी जो है, जो अफगान तालिबान है अब उसको सपोर्ट करते थे पूरी दुनिया। तो उसके बाद जो है अफगानिस्तान में इतनी बर्ताफी हुई, क्या सूरत हाल देखी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। कोई भी प्रूडेंट माइंड अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो चीज को डिनाई नहीं करेगा। नहीं सर, मेरा सवाल तो ये था, देखते हुए वहां पे बहुत सारी तस्लीमें भी नहीं कि आज क्या ये देखिए ना जरा, पाकिस्तान पर IMF ADB ने क्या कहा, बहुत जल्दी से देखिए जरा, ये बहुत जल्दी से पर्सपेक्टिव दिखाइए। ये मैं क्यों कह रहा हूं मुल्क नहीं मजाक है। क्या कहा है IMF और ADB ने, बहुत जल्दी फ्लैश कीजिए, टाइम बहुत कम है। पाकिस्तान पर IMF और ADB ने कहा ग्रोथ 2.6% से सिर्फ 3.2% तक, और ये बहुत कम है। उन्होंने इसको लेकर अलर्ट साउंड किया। महंगाई 4.5% पर अस्थिर बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है बेरोजगारी 2026 में 7.5% रहने का अनुमान है। ये तमाम स्टडी के बाद उन्होंने कहा है कि गलत जगह पर हम दे रहे हैं लोन। 80% आबादी को साफ पानी नहीं मिलता। कटोरे वाले लोग मैंने शुरू में वहीं से आ रहे हैं जो मैंने आपको दिखाए। सरकारी आमदनी और खर्च में भारी अंतर है, ये अंडरलाइन की गई है, फ्लैग किया गया है। ये पाकिस्तान में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। 80% लोगों को तो पीने का साफ पानी मिलता ही नहीं है, और कुल मिलाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। क्या इन बातों की तरफ भी कोई ध्यान दे रहा है कर्नल तेज टिक्कू, या फैज जैसे लोगों को फिक्स करने में भी ध्यान है बस इनका? दो इश्यूज पे मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला भारत तालिबान की मदद। कल तक तो पाकिस्तान अकेला देश था पूरे विश्व में जो तालिबान का एलाई था। तालिबान को हुकूमत लाने के लिए पाकिस्तान के भरसक प्रयास किए और उनका एलाई था। वो उनके अगेंस्ट क्यों चला गया, मेरे ख्याल से उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात है, जो IMF का पैसा आता है ना, ये 70-80% पैसा ये फौजी फाउंडेशन में जाता है। और आपको हैरानी होगी कि 2 दिन पहले फौजी फाउंडेशन ने प्रपोजल दिया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो उनका प्रीमियम एयरलाइंस है, वो उसको खरीदना चाहते हैं। उन्होंने बिड किया $1.42 बिलियन का। तो पाकिस्तान के लोगों की आवाज ही नहीं है, रियल एस्टेट में लगे हुए हैं, तमाम उन कामों में अपनी जेब भरने वाले में लगे हुए हैं वहां के फौजी। ये देखिए जरा, यूसुफ रजा गिलानी ये जा रहे हैं, ये शेरी रहमान है, और ये कितनी बड़ी अभद्रता है, कितना शर्मनाक ये मामला है। उतना ही शर्मनाक वो भी है जो DG ISPR ने किया। ये है वहां का चरित्र। लेकिन अब सुनिए, देखिएगा तुरंत कैसे मुकरा जाता है इससे। ये भी जरा देख लीजिए, ये है पाकिस्तान का चरित्र। इरशाद साहब, क्या हो रहा है ये मैं बताऊं क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान से प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई खबर नहीं बनती, बेहुदा तस्वीरें दिखाने लग जाते हैं, आंख पर पट्टी बांध दी है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए महिलाओं के साथ ये बर्ताव। पाकिस्तान के इरशाद साहब, ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे आप क्या मुंह दिखाएंगे? अरे इतनी बड़ी दलाली मत कीजिए वहां की फौज की। कम से कम गलत को गलत कहना सीख लीजिए। यही तो बेहूदगी है। ये अरे इरशाद साहब, ये इसकी वो सजा मिलेगी ना आप लोगों को, अगर ऊपर कोई ताकत है और आखिर में हिसाब किताब होना है तो आपका ये आखिरियत तो बड़ा खराब होने वाला है, माफ कीजिएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में आने के लिए जहांगीर साहब, कर्नल तेज टिक्कू, अशोक सज्जनहार साहब। ये है, देखिए, ये है मुल्क नहीं मजाक है। इसी तरह की हरकतें इसकी साख हैं। आज के लिए इतना ही।